आपने कभी सोचा है कि जो शख्स किसी गंदे अमलियात में पड़ जाए तो उसका नतीजा क्या होता है? ये अमल शुरुआती तौर पे उसे फायदा देने वाला महसूस होता है, मगर जल्द ही वो खुद को ऐसे हालात में फंसते हुए देखता है जहां से बाहर निकलना नामुमकिन मालूम होता है और वो उस दलदल में फंसता चला जाता है और ये अमलियात उनको कहीं का नहीं छोड़ते। आज की कहानी हमारी एक बहन की है जो ऐसे ही एक औरत के पास फंस गई थी जो अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए उन्हें इस्तेमाल करती थी। इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनना, पर अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कहानी अकेले में मत सुनना और कोशिश करना कि किसी ऐसी जगह चले जाओ जहां कोई हो ताकि डर न लगे। चलो शुरू करते हैं। मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है। हम 4 बहनें हैं और मैं उनमें सबसे बड़ी हूँ। अब्बू का इंतकाल तब हो गया था जब मैं 6 साल की थी। उसके बाद हम लोगों ने काफी मुश्किल वक्त देखा। अम्मी ने ट्यूशन्स पढ़ाकर और कई छोटी छोटी कंपनियों में काम करके हमें पाला है और पढ़ाया है। मैंने अपना मास्टर्स सिंध यूनिवर्सिटी से किया और मेरी हमेशा से ही ये ख्वाहिश थी कि जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लूं तो अम्मी का सहारा बनूं। छोटी बहनों को भी पढ़ाना था, इसीलिए पढ़ाई के बाद मैं जॉब्स ढूंढने लगी और मुझे कराची में एक कंपनी में जॉब मिल गई। मैं बहुत खुश थी, पर अम्मी इस बात पे राजी नहीं थी कि मैं कराची जाकर जॉब करूं। अकेली लड़की को किसी और शहर भेजना उनके लिए आसान नहीं था, पर मैंने अम्मी को मना लिया और मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ कराची आ गई। उसकी भी जॉब कराची में एक रेस्टोरेंट में लगी थी एज अ मैनेजर। हम दोनों शुरू में गुलशन में एक फ्लैट में कुछ लड़कियों के साथ रहीं। मेरा ऑफिस क्लिफ्टन में था तो मुझे ऑफिस बहुत दूर पड़ता था और कराची का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं था, तो आने जाने में मैं बहुत थक जाती थी। पैसों की भी बहुत ज़रूरत थी, तो मेरी दोस्त ने अपनी रेस्टोरेंट में भी मुझे कुछ शिफ्ट दिलवा दी थी, तो कुछ दिन मुझे ऑफिस के बाद वहाँ भी जाना होता था। अब ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने ऑफिस के आसपास ही घर ढूंढना शुरू किया। जगह तलाश करते हुए मुझे चंद हफ्ते ही हुए थे कि मैंने न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार देखा कि एक कमरा किराए के लिए मिल रहा है। इसका रेंट भी बहुत अफोर्डेबल था और मेरे ऑफिस से भी ज़्यादा दूर नहीं था और उनको किराए पे लड़की ही चाहिए थी। मैंने इश्तिहार पे दिए गए नंबर पे फ़ोन किया तो एक औरत ने फ़ोन उठाया। उसका लहजा फ़ोन पे काफ़ी दोस्ताना था और उसने काफ़ी अच्छे तरीके से बात की। उसने कहा कि वो मुझसे मिलना चाहती है और मैं प्रॉपर्टी को आकर देख लूँ। मैं अगले रोज़ उसके घर पहुँच गई। ये DHA के एक फेज़ में था। बहुत बड़ा डबल स्टोरी घर था, 1000 गज पे होगा। उसे देखकर ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कमरा भी काफ़ी बड़ा होगा। मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से मुस्कुराते हुए एक दरमियानी उम्र की आंटी निकली। 45-50 साल की उम्र होगी, काले स्याह बाल और लाल लिपस्टिक। छोटी हाइट थी, वह भारी जिस्म पर बहुत मॉडर्न लुक था। उन्होंने मुझे खुश आमदीद किया और उनकी आवाज़ काफ़ी पतली, बच्चों जैसी थी। आंटी से मेरी फ़ोन पर बहुत अच्छी बात हुई थी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरी यहाँ बात बन जाएगी। आंटी ने मुझसे हाथ मिलाया तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। पता नहीं, बस बहुत अजीब सा एहसास हुआ। वह मुझे अंदर लाउंज में लेकर गईं और मेरे सामने बैठ गईं। उस वक़्त मेरी नज़र आंटी की आंखों पर पड़ी। मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि उनकी आंखें कैसी थीं, बस कुछ अजीब था, कुछ ऑफ था। उन्होंने मुझसे कहा कि उनको मुझसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं भी मुस्कुराई और जवाब दिया कि मुझे भी खुशी हुई और फिर वह मुझे घर दिखाने लगी। घर पुराना बना था पर बहुत खूबसूरत था। बड़ा लिविंग रूम था और बहुत ज़बरदस्त डेकोरेट हुआ था। बेहतरीन फर्नीचर और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ था। साफ जाहिर था कि ये बड़े लोग हैं और बहुत पैसे वाले हैं। अल्ट्रा मॉडर्न किचन और बहुत सफाई थी। मुझे घर को देखते ही यहाँ रहने का दिल चाहने लगा। घर के बाहर से स्टेयर्स ऊपर वाले एरिया में जाती थीं। आंटी मुझे वहाँ लेकर गईं और ऊपर ही वो कमरा था जो उन्होंने किराए पर देना था। ऊपर 4 कमरे थे और उन्होंने बताया कि उन्हें चारों कमरों को किराए पर देना है। ऊपर एक बड़ा लाउंज भी था जहाँ पर पूल टेबल रखी थी, पर ऊपर वाले फ्लोर पर रोशनी कम थी और एक स्मेल थी जैसे काफ़ी अरसे से वहाँ की सफाई नहीं हुई हो, डस्टिंग नहीं हुई हो। मैंने कमरा देखा तो वह साफ था, बस थोड़ी डस्टिंग की ज़रूरत थी, मगर ज़रूरत का सारा सामान था और बहुत खुला और बड़ा था और पूरी तरह सजा हुआ था। आंटी मेरे साथ बहुत अच्छी थी और बहुत एक्साइटमेंट के साथ घर दिखाती रही, मगर पूरे घर में उन्होंने 2 रूम्स नहीं दिखाए थे। एक उनका रूम जिसका समझ आता है और एक और रूम जिसे उन्होंने स्टोर रूम कहा था और कहा था कि हम यहाँ नहीं आते और ये बंद रहता है। उस रूम में ताला लगा था।
आंटी ने बताया कि उनके बच्चे बाहर स्टडी कर रहे हैं और उनके हस्बैंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, तभी वह यहाँ रहती हैं। मुझे घर और कमरा बहुत पसंद आया और इसीलिए अगले रोज मैं वहाँ दोबारा गई। सारा पेपर वर्क किया, 6 महीने का एडवांस जमा करवाया और कुछ दिन बाद वहाँ मूव हो गई। यहाँ मूव होने के बाद मुझे बहुत आसानी हो गई थी। सुबह की जॉब भी ज़्यादा दूर नहीं थी और फिर वापस आकर थोड़ा रिलैक्स करके मैं रेस्टोरेंट चली जाती। आंटी से भी मुलाकात बहुत कम होती क्योंकि वह दिन भर कहीं काम करती थी, जिसका उन्होंने मुझे नहीं बताया था, और शायद रात में जब मैं वापस आती थी तो वह सो गई होती थी। एक ड्राइवर था जो मुझे सुबह ही नजर आता था, चौकीदार भी था जो कि रात में चला जाता था, और काम वाली तो शायद दिन में ही आती होगी, उसे मैंने कभी नहीं देखा था। आंटी के हस्बैंड से भी बस सुबह कभी कभार ही मेरी सलाम दुआ होती जब मैं जॉब के लिए निकलती, और वीकेंड पर वे अक्सर घर पर नहीं होते। उनकी गाड़ी मुझे रात में ही नजर आती। मेरा खाना पीना भी बाहर ही होता था क्योंकि घर में कुछ बनाने का वक्त ही नहीं मिलता, पर बाहर का खा खा कर मैं थक चुकी थी। तो एक रात जब मेरा रेस्टोरेंट से ऑफ था, मैंने सोचा कि अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। मुझे इजाज़त थी। उस रात अंकल आंटी दोनों घर पर नहीं थे, पूरा घर खाली था, और मैंने अपने लिए उस रोज़ खुलकर खाना बनाया। माँ ने हमेशा से ही सफाई सुथराई सिखाई थी कि खाना जैसे ही बनाओ सफाई कर दिया करो। मैंने उस रोज़ भी ऐसा ही किया था। खाना बन चुका था और मैंने पतीले को धोने के लिए सिंक में डाला कि मुझे आंटी की चाबियों की आवाज़ आई। वह किचन में आई और मैंने उन्हें देखा और मुस्कुरा के सलाम किया। मेरी मुस्कुराहट एकदम खत्म हो गई जब मैंने उनके चेहरे के तासुरात देखे। वह बहुत गुस्से में थी और चिल्लाते हुए बोली, ये तुम क्या कर रही हो? उनका चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। मैं एकदम शौक में आ गई और मेरा जिस्म एक लम्हे के लिए जम गया। मैंने घबरा के हल्की हल्की आवाज में जवाब दिया कि मैं बस रात का खाना पका रही थी। मैंने उन्हें आराम से खाना भी ऑफर किया, पर वह चिल्लाती गई, तुमने मेरा किचन बर्बाद कर दिया। मैंने जो खाना बनाया था वह बहुत सादा था और मैं जैसे ही पकाती गई सफाई भी करती गई। सिर्फ एक पतीला गंदा था जो कि सिंक में डिश वॉशिंग लिक्विड के साथ भीगा हुआ था। मैंने उन्हें वजाहत देने की कोशिश की कि मैं इसको भी साफ कर रही थी, तभी ये सिंक में डिश वॉशिंग लिक्विड लगा हुआ है, मगर उन्होंने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया और चीज़ों को ठोकर मारते हुए अपने बेडरूम में चली गईं और अपने बेडरूम का दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। मैंने जल्दी से सब कुछ साफ किया और यकीनी बनाया कि जगह बिल्कुल साफ हो। फिर मैं अपनी प्लेट लेकर अपने बेडरूम में ऊपर चली गई और वहाँ खाना खाया। इसके बाद हालात और बुरे होने लगे। आंटी मेरे साथ अब बिल्कुल फ्रेंडली नहीं रहीं और मैं उनके इस रवैये से बहुत शॉक्ड थी। शायद उनको कोई जहनी मसला था क्योंकि वह एकदम हाइपर हो जाती और फिर एकदम बहुत अच्छी हो जाती, पर मुझसे चिढ़ी हुई ज़्यादा रहती। लगता था कि वह मुझे हकीर समझती हैं। मैं बस उन्हें अवॉइड करती और उनके रवैये की वजह से वहाँ से मूव होने का सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि एक तो जॉब्स की वजह से आसानी थी और मैं उन्हें 6 महीने का एडवांस किराया भी दे चुकी थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे ये पता लग गया कि उन्हें और लोग किराए पर नहीं चाहिए, जबकि उन्होंने पहले कहा था कि ऊपर के बाकी रूम्स भी किराए पर देंगी। मैंने उन्हें कई बार यह कहते सुना, एक ही कमबख्त काफ़ी है, अब मैं अपना घर किराए पर नहीं देना। मैं भी अपने काम से काम रखती और जिस रोज़ मेरा ऑफ होता तो मैं अपनी दोस्त के पास चली जाती और किचन बिल्कुल यूज़ नहीं करती। अगर आंटी घर पे होती और मुझे किसी काम से अपने कमरे से बाहर आना पड़ता तो मैं इग्नोर करके चली जाती, पर बाहर खा खा कर अब मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैं मुसलसल थकी हुई रहती, मुझे चिड़चिड़ाहट रहती, कमज़ोर फील करती, बिल्कुल सफ़ेद पड़ गई थी, बदहाल हो गई थी। अब मेरे साथ अजीब सी चीज़ें होने लगीं। मेरी चीज़ें गुम हो जाती और फिर वापस आ जाती। शुरू में तो मैं समझी कि शायद मैं ही कहीं रख के भूल जाती हूँ और मुझे भूलने की आदत भी थी, पर एक रोज़ ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मुझे बहुत बेचैन कर दिया। मैं अपने काम के जूते एक मखसूस जगह पे रखती थी, अपने कमरे के बाहर। मुझे अचानक एक दिन संडे को रेस्टोरेंट पे से शिफ्ट की कॉल आई और मैं तैयार होकर रूम से बाहर गई। मैं अपने जूते लेने गई तो वो वहाँ नहीं थे। अब ये कोई चीज़ नहीं थी जो मैं भूल सकती थी। मैं हमेशा अपने जूते इसी मखसूस जगह पे रखती थी क्योंकि आंटी को कमरे के अंदर कारपेट की वजह से जूते पसंद नहीं थे। मैंने नीचे जाके भी चेक किया तो वो वहाँ भी नहीं थे। मैंने हर जगह तलाश किया पर वो कहीं नहीं मिले। मैं वापस ऊपर गई कि दूसरे जूते पहन लूं तो मैं देखती हूँ कि वहीं उसी मखसूस जगह पे जहाँ मैं जूते रखती थी मेरे जूते वहीं थे।
मेरा दिल सीने से बाहर निकल गया। मैं जानती थी कि कभी कभार चीजें रखकर भूल जाती हूं मैं, मगर यकीनन थोड़ी देर पहले जूते वहां नहीं थे। मैं नीचे डरते डरते आंटी के कमरे के बाहर पहुंची और दरवाजा खटखटाया, पर वो घर पे नहीं थी, यानी घर में मैं अकेली थी। तो जूते किसने लिए थे? उस वक्त एक ख्याल मेरे जहन में आया कि क्या मेरे अलावा भी घर में कोई है। डर के मैं वापस ऊपर गई, अपनी चाबियां उठाई और घर से बाहर चली गई। मैंने आंटी को बताने के बारे में सोचा, मगर उनको ये बताना कि उनके घर में किसी चीज ने मुझे बॉदर किया है, अपने ऊपर और मुसीबत को दावत देना था। इसीलिए मैंने उनको कुछ नहीं बताया। काम के बाद मैं जब घर आई तो आंटी खाना खा रही थी और किचन में एक गंदगी फैली हुई थी। मुझ पे तो सफाई करने के बावजूद उन्होंने बहुत शोर किया था। मैंने उनसे नजरें चुराई और जितनी खामोशी मुमकिन हो सकती थी उससे चुपचाप ऊपर चली गई। मैं अपना खाना बाहर से ही लाई थी। मैंने अपने कमरे की लाइट ऑन की तो मुझे एकदम एहसास हुआ कि मेरे कमरे के कोने में कोई काला साया दिखा है। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मैंने फिर से उसी कोने पे नजर डाली, पर कुछ महसूस नहीं हुआ। मैंने सोचा कि इस जगह का स्ट्रेस मुझे पागल कर रहा है कि अब मुझे चीजें नजर आने लगी हैं। मैंने इग्नोर करके टीवी ऑन किया और खाना खाना शुरू किया। मैं खाना खाने में मशगूल थी तो मुझे उसी कोने से फिर हरकत महसूस हुई और हर बार जब मैं वहां नजर डालती तो कुछ नहीं मिलता। अब ये साया मुझे रेगुलरली अपनी नजर के कोने से बार बार नजर आने लगा, पर जब मैं देखती वहां कोई नहीं होता। मैंने इसके बारे में ऑफिस में अपनी एक कॉलीग से भी डिस्कस किया तो उसने मुझे मंजिल लाकर दी कि इसे पढ़ लिया करो। पर कुछ अरसे बाद मुझे अजीब से ख्वाब आने शुरू हुए। मैं बिल्कुल नॉर्मल ख्वाब देख रही होती कि अचानक कोई बिना चेहरे का आदमी मेरा गला दबाने लगता। मैं उससे लड़ने की कोशिश करती और हर बार अपनी चीख से बेदार होती। मैं पसीने पसीने और तेज धड़कनों के साथ जागती। सबसे अजीब बात यह थी कि मेरा गला खराब हुआ होता, जैसे मैं बहुत जोर से चीखी हूं, पर मुझे कंफर्म नहीं होता कि मैं वाकई चीखी थी या नहीं। मैं ये सोचती कि अगर मैं चीख रही होती तो आंटी नीचे से आ जाती, तभी इसका इम्कान कम ही था। अब इन ख्वाबों का सिलसिला बढ़ने लगा और अब हर 1-2 दिन में मुझे ये ख्वाब आने लगे। मैं मेंटली, इमोशनली, फिजिकली टूटती जा रही थी। मुझे यहाँ रहते हुए सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। मैंने एक रोज हिम्मत करके आंटी से कहा कि अगर मैं यहाँ से जाना चाहूँ तो वो मुझे मेरा डिपॉजिट वापस कर देंगी। तो उन्होंने धमकीआमेज अंदाज में मना किया और कहा कि अगर जाना चाहती हो तो जाओ, मगर ऐसा ना हो कि यहाँ से जाने के बाद तुम्हें कराची में कोई जगह ना मिले। अब इस बात के बाद वो मुझे मेंटली और इमोशनली अब्यूज करने लगी। जो लोग मेंटल और इमोशनल अब्यूज से गुजर चुके हैं उनको पता होगा कि इससे निकलना कितना मुश्किल होता है। वो मुझे अलग अलग तरीकों से मैनिपुलेट करती, मेरे रूम में बिना नॉक किए आ जाती। मैं घर से बाहर निकलती तो मेरे पीछे पीछे आती, जब तक कि मैं चली नहीं जाती। मैं वापस आती तो मुझे महसूस होता कि कोई मेरे कमरे में आया है और मेरे सामान के साथ छेड़खानी की है, और बातें निकालती कि फलां लड़की कहीं पे रहती थी और घर छोड़ के चली गई और अब वो रोड पे दरबदर की ठोकरें खा रही है। वो लिटरली मुझे यकीन दिला रही थी कि अगर मैं इस घर से गई तो मुझे कहीं और जगह नहीं मिलेगी और मैं दरबदर की ठोकरें खाऊंगी और कोई मेरी मदद भी नहीं करेगा। मैं ये बातें अपनी कॉलीग से डिस्कस करती तो वो यही कहती कि पैसों को जाने दो, वहां से निकल जाओ। पर वो अम्मी की सेविंग्स थी, तभी मैं मजबूर थी। पर एक रात मेरे साथ बहुत खौफनाक वाकया हुआ। उस रात मैंने अपना खाना खाया और खाने के बाद अपने बिस्तर पे बैठी हुई अपने लैपटॉप पे मज़ाहिया वीडियोस देख रही थी कि अचानक मेरी सांस रुकने लगी। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे आया है और मेरे सीने को जोर से दबा रहा है और मुझे अपने सीने में दबाव महसूस होने लगा। मैंने अपना हाथ अपने गले की तरफ ले जाने की कोशिश की, मगर मैं अपने बाजुओं को नहीं हिला सकी, जैसे मेरे हाथ पैरालाइज हो गए हों। इस वक्त मैंने एक कोने पे एक शख्स को देखा। उसका चेहरा एक चादर से ढका हुआ था, पर उसने अपना सर इतना उठाया कि मैं उसके चेहरे को देख पा रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बहुत सूजी हुई थीं, जैसे उबल कर बाहर की तरफ निकल रही हों। उसके अलावा उसके चेहरे पे और कोई वाजह फीचर्स नहीं थे सिवाय आंखों के और बड़े दांतों वाली मुस्कुराहट के। उसके दांत गैर हमवार और गंदे सड़े हुए थे और उसकी मुस्कुराहट उसके चेहरे की हद से बाहर जा रही थी। मेरा दिल रुक गया और जैसे ही मैंने उस शख्स को पूरी तरह देखा, वह गायब हो गया। मुझे आखिरकार समझ आया कि यह क्या हो रहा है। फिर मेरा सीना जो किसी ने जकड़ा हुआ था उसने छोड़ दिया और मुझे सांस आने लगी।
मैं लड़खड़ाती हुई उठी और ड्रावर से मंजिल निकाल कर पड़ी। मैं बहुत खौफजदा हो गई थी, तो मैंने मंजिल अपने सीने से लगाई और सो गई। सुबह मैंने अपनी कॉलीग को बताया कि इस घर में शायद आसीब है, तो उसने कहा कि तुम अपने डिपॉजिट को छोड़ दो, बॉस से बात करो, वो बहुत सपोर्टिव है। मैं उसके साथ बॉस के पास पहुंची और उनके कान में बात डाल दी। मैंने अपने उस दोस्त से बात की जो मेरे साथ हैदराबाद से आई थी कि मुझे वक्ती तौर पर अपने साथ रख लो, पर उसके फ्लैट में जगह नहीं थी और उसके साथ जो लड़कियां थीं वे राजी भी नहीं थीं। बहुत कंजेस्टेड हो जाता। मैं जगह ढूंढती रही और हर रात मंजिल पढ़कर और उसे सीने से लगाकर सो जाती, और मंजिल पढ़ने के बाद मेरे साथ कोई वाकया नहीं होता, कोई ख्वाब नहीं आता। पर एक रात मैं रेस्टोरेंट से काम खत्म करके रात 1 बजे घर पहुंची थी और थकन की वजह से बिना मंजिल पढ़े फौरन से सो गई। मगर कुछ ही घंटों बाद मुझे सीने पे दबाव महसूस हुआ और गला घुटने का एहसास हुआ। नींद में मुझे महसूस हुआ कि मेरे ऊपर कोई भारी चीज आ गई हो। इस बार इसमें कुछ मुख्तलिफ लगा और इस बार ये ज्यादा हकीकत भी लगा। मेरे ख्वाब में वह शख्स मुझ पे हमला करता है और मेरे गले को पकड़ लेता है। इससे पहले हमला करते वक्त मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, पर अब मुझे उसका चेहरा देखने को मिला। मैं उसके सड़े हुए दांतों पे क्रैक्स देख रही थी, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में नसें वाजह नजर आ रही थी और मैं उसकी सांसों की बू सूंघ सकती थी। मैं चीखना चाहती थी, पर मेरे गले से चीख निकल ही नहीं रही थी। फिर वह हुआ जो बहुत अजीब और खौफनाक था। मुझे महसूस हुआ जैसे वह मेरा रेप कर रहा है। यह एहसास होते ही मैं लड़ने लगी, बहुत ताकत लगाने लगी। मैंने उसकी गिरफ्त से बचने की डेस्परेटली कोशिश की कि अब उसने मेरे गले को पकड़कर मुझे पीछे दीवार पर खींचकर फेंका। मैं अपनी पूरी ताकत से उससे लड़ी और अब फाइनली मेरी आंख खुल गई। मैं पसीने पसीने थी और मेरी सांस बुरी तरह फूल गई थी। मैं झारों कतार रोने लगी। मैंने रोते हुए घड़ी को देखा तो रात के 3 बज रहे थे। जैसे ही मैंने घड़ी पे देखा तो मेरी सांसें जम गईं। इसलिए नहीं कि रात के 3 बज रहे थे, बल्कि इसलिए कि मैं अपने बिस्तर पे नहीं थी। मैं उसी दीवार के साथ टेक लगाए बैठी थी जहां उसने मुझे फेंका था। मैं वहां से उठी और बाथरूम की तरफ भागी। मुझे वॉमिट आ रही थी, पर नहीं आई तो मैंने अपने चेहरे पे पानी मारा। मैंने आईने में देखा तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी चीख को रोका। मेरे गले पे नीले निशान थे और गला छिला हुआ था, जैसे मेरा गला दबाया गया हो। बिना सोचे समझे मैंने अपनी कॉलीग को रात 3 बजे कॉल की। उसने काफी देर बाद फोन उठाया तो मैंने रोते हुए उसे सब बताया। उसने कहा कि वो अपने हस्बैंड के साथ मुझे लेने आ रही है। मैंने फोन रखा और नीचे आंटी के पास गई कि उनको बताऊं कि उनके घर में मेरे साथ क्या हुआ है। उस वक्त मुझे बिल्कुल डर नहीं था कि वो चीखेंगी या चिल्लाएंगी। मैंने सोच लिया था कि उसी वक्त वहां से चली जाऊंगी। मैं अपना सामान पैक करके उनके बेडरूम में गई तो उसका दरवाजा खुला था और अंधेरा था, पर वो वहां नहीं थी और घर में अजीब सी हल्की हल्की आवाजें गूंज रही थीं। मैंने उन्हें पूरे घर में ढूंढा, पर वो नहीं मिली। मैंने महसूस किया कि आवाजें उसी स्टोर रूम से आ रही हैं जो लॉक होता था। इसीलिए मैं उस तरफ गई कि शायद आंटी वहां हो। स्टोर रूम पे ताला नहीं था तो मैंने उसका दरवाजा खोला और अंदर झांका तो वो स्टोर रूम नहीं था, बल्कि एक कमरा था जिसमें मोमबत्तियां ही मोमबत्तियां जल रही थीं। फ्लोर पे कांच ही कांच टूटे हुए फैले थे। इस कमरे के कोने में मुझे काली चादर में एक औरत नजर आई जो कुछ पढ़ रही थी, जिसकी आवाज बाहर आ रही थी। मुझे लगा आंटी हैं तो मैंने आवाज लगाई, आंटी। तो वो जो भी पढ़ रही थी उन्होंने उसको रोक दिया और चुप हो गई। मैं भी खामोश देखने लगी। फिर आंटी उठी और मेरी तरफ पलटी। उनका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था, कोई तासरात नहीं थे और मेरी नजर उनकी आंखों पे पड़ी तो मैं डर गई। उनकी आंखें ऑफ नहीं थीं जैसे हमेशा होती थीं, बल्कि मुझे उनकी आंखें उसी मखलूक की तरह बड़ी बड़ी बाहर उबल के गिरने वाली लगी। मुझे खौफ आया और मैं वहां से भागकर घर से बाहर चली गई। मुझे समझ आ गया कि आंटी गंदे अमलियात में मुलव्वस हैं और शायद उन्होंने ही मुझ पे उस मखलूक को मुसल्लत किया हो। मैं बाहर आई तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, अपनी कॉलीग का वेट करूं या यहाँ वहां निकल जाऊं। अगर यहाँ से चली गई तो मेरी कॉलीग और उसका हस्बैंड मुझे कहाँ ढूंढेंगे, और अगर यहीं वेट किया तो कहीं आंटी बाहर ना आ जाए। अजीब कंफ्यूजन में फंसी हुई थी। THA का सन्नाटा अलग, दूर दूर तक कोई नहीं। फिर ख्याल आया कि 15 को कॉल करूं, तो मैंने 15 पे कॉल की और उन्हें बताया कि मैं खतरे में हूं, और आगे कुछ घरों के पास चुपके से जाके खड़ी हो गई।
थोड़ी देर में मेरी कॉलीग अपने हस्बैंड के साथ आ गई और थोड़े इंतजार के बाद पुलिस भी आ गई। मैंने उन्हें सब बताया तो उन्होंने घर पे छापा मारा और आंटी को अमल करते हुए गिरफ्तार कर लिया। मैं उस रात अपनी कॉलीग के घर रही और अगले रोज वापस हैदराबाद चली गई। मेरे बॉस काफी सपोर्टिव थे और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और कहा, जब भी कराची वापस आओ तो ज्वाइनिंग दे देना। पता चला था कि जब पुलिस आंटी के घर गई थी तो वो अमलियात में मशगूल थी और उनके आसपास इंसानी गंदगी थी जिसे वो खा रही थी। उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था और जब पुलिस उन्हें ले जा रही थी तो वो होश में भी नहीं थी। उनका उसके बाद क्या हुआ न मैंने जानने की कोशिश की, न ही मुझे पता है। अपना स्टेटमेंट में जीत चुकी थी। हैदराबाद में मेरे खालू ने ये बातें एक मौलवी साहब को बताई थी जो जादू का तोड़ करते थे। तो उन्होंने बताया था कि जो लोग काले अमलियात करते हैं उन्हें इन शैतानों को कोई ना कोई काम देना पड़ता है, वरना इनकी ताकत खत्म होने लगती है और वो चीजें उनको नुकसान पहुंचाने लगती हैं। तभी उस औरत ने आपकी भांजी पे अपने ताबे शैतान मसलत कर दिए थे और वो अच्छे तो होते नहीं। तभी उस रात वो आपकी बच्ची पे हमला आवर थे। उन्होंने तावीज दी है और कुछ पढ़ने को बताया जो मैं आज तक पहनती और पढ़ती हूँ। इस वाक़े को 12 साल हो गए हैं। अब मैं कराची में ही हूँ, शादीशुदा हूँ और उसी कंपनी में जॉब करती हूँ जहाँ मैं करती थी। ये थी आज की कहानी। कहानी को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब करके ही जाना ताकि अगली स्टोरीज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मिलता हूँ अगली स्टोरी में, तब तक के लिए टेक केयर।